हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर 5। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है। तो हमने कहा रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल को ही क्या कहते हैं अपन? ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। हमने कहा दो चीजें आती हैं, गुड ट्रेड, एक बैड ट्रेड। गुड ट्रेड का मतलब है पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। और बैड ट्रेड का मतलब है डाउन जा रहा है, मंदी है मार्केट में। तो मींस आपके पास में प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, आपके पास में प्राइसेस भी डाउन जा रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी डाउन जा रही है, मींस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। क्लियर है? फिर हमने कहा कि क्या जो ये बिजनेस साइकिल है, जो ये उतार चढ़ाव बिजनेस में चलते रहते हैं, क्या ये रेगुलर इंटरवल्स पे अकर होते हैं? नहीं। आपके पास में हाँ, इनका जो अकर होंगे पीरियडिकली होते रहेंगे, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर नहीं होंगे। कभी हो सकता है बहुत छोटी बिजनेस साइकिल हो सकता है बहुत लंबी बिजनेस साइकिल हो, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो नॉट ऑलवेज एट रेगुलर अकर, रेकरेंट एंड अकर पीरियडिकली, बट नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या इनकी लेंथ सेम होगी कि हमेशा एक्सपेंशन 3 साल की रहेगी? नहीं, लेंथ आपके पास सेम नहीं होगी। हमने कहा कितनी फेजेस हैं आपके पास बिजनेस साइकिल की या ट्रेड साइकिल की? कितनी फेजेस हैं? 4 फेजेस हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है, आपके पास इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, आपके पास में सब कुछ इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरा आ गया कि मैक्सिमम स्टेज पे जब हम अपनी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लेंगे, तो उस टाइम पर हम पीक पर होंगे, मतलब हाईएस्ट स्टेज पे कि हमने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया। कुछ टाइम यहां रहने के बाद आपके पास फिर धीरे धीरे डाउन आएंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन या डाउन स्विंग। तो कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग या रिसेशन। और अगला आ गया जब लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल मंदी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्रफ या डिप्रेशन। सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। हमने क्या कहा? ट्रफ क्या है? जब आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? लोवेस्ट लेवल पर होती है, तब हम कहते हैं कि वो ट्रफ। लोवेस्ट टर्निंग पॉइंट। अच्छा, टर्निंग पॉइंट कितने होते हैं बिजनेस साइकिल में? 2 होते हैं, एक पीक होगा और दूसरा ट्रफ होगा। ये दीज आर 2 टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। लोवेस्ट टर्निंग पॉइंट इज ट्रफ, हाईएस्ट टर्निंग पॉइंट इज पीक। एक्सपेंशन की बात करी आपने, इसके अंदर सब बढ़ेगा, तेजी है मार्केट में, बूम है। हमने कहा इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके पास में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, कैपिटल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, राइजिंग स्टॉक प्राइस, बैंक क्रेडिट, सब बढ़ेगा। इसके अंदर धीरे धीरे किसकी तरफ हम पहुंचेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। पीक कब आता है? जब हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो? फुली यूटिलाइज कर रहे हो, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो। तो इनिशियली जैसे जैसे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होते चलेंगे, उस हिसाब से सब कुछ ये बढ़ता जा रहा है। बट लेटर स्टेज में जब हम रिसोर्सेज के ऑलमोस्ट फुलर यूटिलाइजेशन करने वाले होंगे, तब आपके पास इनपुट्स की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, और उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। ऐसी सिचुएशन में आपके पास सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, तो इनपुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे तो आउटपुट का प्राइस भी बढ़ेगा, और जब आउटपुट का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी वजह से आपके पास में डिमांड क्या हो जाएगी? फिर कंज्यूमर्स को सोचना पड़ेगा, वो अपने कंजप्शन पैटर्न को रिव्यू करेंगे और उस केस में डिमांड को कम कर लेंगे। जब तक इनको पता चलेगा, प्रोड्यूसर्स इस बात को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि अच्छा अब कंज्यूमर जो हैं वो आपके पास में डिमांड कम कर रहे हैं, तब तक ये ज्यादा प्रोडक्शन कर चुके होंगे, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? हमने कहा कि जब आप बात करते हैं एक्सपेंशन, तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो उस टाइम पर लगभग लगभग आपके पास इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट 0 होगी। इनवॉलेंट्री यहां पे थोड़ी बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी भी, तो वो कौन सी होगी? फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ जॉब से रिलेटेड, और स्ट्रक्चरल का मतलब है कोई इंडस्ट्री डिक्लाइन कर जाए। अनएम्प्लॉयमेंट कोज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, कोई इंडस्ट्री बंद हो गई उसकी वजह से। पीक क्या है? टॉप और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल है। इसके अंदर आपको समझ में आ गया, जब हम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर चुके होते हैं,
तो ये लास्ट में आपके पास में हम मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच जाते हैं, दैट इज पीक, और इसके बाद आपके पास डाउनफॉल आता है। एंडलेस आपके पास फॉरएवर कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। कॉन्ट्रैक्शन की बात करी, इसमें सब कुछ क्या होगा, डाउन आएगा। तो हमने कहा था फॉल इन द लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस भी कम होंगे, आउटपुट भी कम होगा, सारी चीजें आपके पास में कम होंगी। इसमें क्या करते हैं लोग बाग, जब कॉन्ट्रैक्शन आता है, जब मंदी का टाइम आता है, तो लोग क्या करते हैं, होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, सोच रहे होते हैं ना इन्वेस्ट करने का, तो भी वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्होंने जो नए ऑर्डर्स दे रखे होते हैं, इवन उनको भी क्या कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, कैंसिलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट्स। हमने कहा प्रोड्यूसर्स अपने प्राइसेस को कम कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब पीक पे पहुंचते हैं तो प्रोड्यूसर्स तो यही सोच रहे होते हैं अभी की और डिमांड करेगा कंज्यूमर, तो ये ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, बट कंज्यूमर जैसे ही महंगाई बढ़ रही है तो कंज्यूमर अपने डिमांड को कम कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, और किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो उसका प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्राइस डाउन होता है तो कंज्यूमर क्या सोच रहा होता है, प्राइस और कम होगा, तो ये अभी अभी भी परचेज नहीं करेगा, और ऐसी सिचुएशन में धीरे 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 और मंदी आती चली जाएगी, फर्दर डिक्रीज इन द प्राइस एंड पोस्टपोन देयर परचेजेस। तो इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, बैंक क्रेडिट भी कम हो जाएगा। तो बैंक क्रेडिट श्रिंक्स एज बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते तो बोरो करेंगे क्यों, सीधी सी बात। ट्रफ एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, ये क्वेश्चन था आपके पास। इसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, इतना ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल करता है, फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। डिप्रेशन ट्रफ के अंदर क्या होगा, डिप्रेशन में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका फॉल करेगा। ग्रेट डिप्रेशन कब से कब तक का था, 1929 से 33 तक का था, 1929 से 33 तक का था आपके पास। लेकिन इसमें अगर एक ईयर आपको याद करना हो तो फिर कौन सा करेंगे अपन, 1930, ग्रेट डिप्रेशन। फिर बात आ गई रिकवरी, जब आप लोवेस्ट लेवल पर आ जाओगे ट्रफ या डिप्रेशन पे, तो उसके बाद ऐसा तो होगा नहीं कि इकोनॉमी हमेशा यही रहेगी, फिर रिवाइव करना स्टार्ट जब करेगी उसको बोलते हैं हम रिकवरी। तो बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, अब लोग पहले पैसिमिस्टिक थे कि सब चीजें कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, बट अब ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि हाँ मार्केट ओपन अप होगा, अब डिमांड बढ़ेगी। जब ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास इकोनॉमी बढ़ेगी, दिस इज ग्रोथ होगी। फिर हमने कहा दे वेरी इन इंटेंसिटी एंड लेंथ, इंटेंसिटी अलग अलग होती है, लेंथ अलग अलग होती है, हाँ रेकरेंट है, बार बार होंगी, एक के बाद दूसरी प्रोसेस आएगी आएगी, फेज आएगी, स्टेज आएगी, लेकिन वो स्टेज कितने टाइम पीरियड की होगी ये किसी को नहीं पता। उसकी इंटेंसिटी हर बार सेम होगी ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। फिर हमने बात करी कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं कुछ चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल एंड टू प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स। एक क्वेश्चन भी किया था यहां पर अपन ने कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है, ये जानने के लिए जो हम मेजर्स को यूज करते हैं, जो वेरिएबल्स को या एक्टिविटीज को यूज करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं या इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट एंड कंकरेंट इंडिकेटर। हमने बात करी लीडिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें एडवांस में बता दे हमें कि क्या होने वाला है, उसका एक आइडिया लग जाए, प्रेडिक्शन करते हो। तो हमने कहा था मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड, और कह सकते हैं वेरिएबल दैट चेंजेस बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो याद रखने हैं। स्टॉक प्राइस में पहले चेंज आना स्टार्ट होता है, सेंसेक्स आपका जा रहा है, बढ़ रहा है आपके पास, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, इंडाइसेस है ना आपके पास, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन इसी में आएगा आपके पास, लीडिंग में ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास, ये इंपॉर्टेंट, न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स और ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ज्यादा ज्यादा नए ऑर्डर आने लग गए। तो पता चल जाता है ना, आप मार्केट में किसी से बात करेंगे तो यही होता है कि अच्छा हमारे पास में, आपके पास जब नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपके पास में ऑर्डर आ रहे हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं मार्केट में, तो अगर ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका मेंटेलिटी ऐसे होता है कि हाँ अब कुछ मार्केट में तेजी आ रही है, ऑर्डर्स आने लगे हैं, तो मतलब डिमांड थोड़ी सी अब बढ़ेगी।
चीजों की, है ना। तो आने से पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा अब तेजी आने वाली है। कोई भी इंडस्ट्री में देखोगे तो बड़े लेवल पर जब ये ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको पहले से एक अंदाजा लगता है कि अच्छा हाँ अब मार्केट में कुछ तेजी आएगी। ठीक है। मैं तो बात करता रहता हूँ जनरली, पापा से बात करता रहता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब हम बात करते हैं आगे जो ऑर्डर्स लेते हैं तो उसके बेसिस पे हमें समझ में आता है कि अच्छा हाँ तेजी आएगी। पिछले तो 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। बड़ा बुरा हाल चल रहा है, लेकिन आने कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आपको ये जो थोड़ी सी कन्वर्सेशन होगी ना, इनसे आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि ये दिमाग में रह जाती है कि अच्छा नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमें एडवांस में पता चलता है कि हाँ मार्केट में अब कुछ आने वाला है। दिस इज लीडिंग इंडिकेटर का एग्जांपल। बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज, ये भी मैंने आपको बताया था। स्लोअर डिलीवरीज, अब जो कंपनीज हैं वो स्लोअर डिलीवरीज करने वाली कंपनीज कम है, अब डिलीवरी फास्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हाँ उनको लग रहा है कि अब हम डिमांड को मीट करते हैं, तो उस सिचुएशन में और डिमांड निकल कर आएगी। यही होता है, कंज्यूमर को जितनी जल्दी हम प्रोडक्ट्स देंगे और डिमांड आती रहेगी, उनको और सेटिस्फाई करते रहेंगे, मतलब तेजी आने वाली है। और जब मंदी का टाइम होता है, डिमांड नहीं है, तो आराम से भेजते हैं, क्या है कहाँ जाएगा कंज्यूमर। क्लियर। तो इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मनी ग्रोथ, ये सब आपके पास में इनकी वजह से कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और मनी ग्रोथ, इनका जो आपके पास में जो इंडेक्स है, इससे भी आपको समझ में आता है कि अच्छा ये लीडिंग इंडिकेटर्स है। लैगिंग का मतलब क्या है, जो बाद में चेंज हो, है ना। तो वेरिएबल दैट चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, उनको लैगिंग कहते हैं। आपके पास लीडिंग इंडिकेटर्स बिजनेस साइकिल का ऑनसेट बताते हैं कि ये आने वाला है, ये होने वाला है, ये उसको कंफर्म करेंगे कि अच्छा ऐसा हो गया। ठीक है। तो हमने कहा लैगिंग इंडिकेटर्स ओनली आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमने कहा लीडिंग इंडिकेटर्स सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल्स, लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म दीज ट्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको कंफर्म कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो बाद में समझ में आता है ना, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है तो इसका मतलब मंदी का टाइम आ गया है, आपके पास में हो चुका है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो गए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट भी बाद में निकलेगी, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी, इनसे आपको समझ में आएगा। को इंसिडेंट इंडिकेटर, जो साथ साथ बताएंगे आपको, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं तभी बताएंगे साइमल्टेनियसली, कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मोमेंट्स। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तो जीडीपी साथ साथ बताती है जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है, एस्टिमेटेड लगाते रहते हैं ना, साथ साथ भी इस रेट से ग्रो कर रही है और इस रेट से ग्रो करेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, रिटेल सेल्स क्वेश्चन में भी था एक जगह, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स, स्टॉक मार्केट प्राइसेस, तो ये सब आपके पास में कोइंसिडेंट है। एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ग्रेट डिप्रेशन आया था कब, 1930, कहां से स्टार्ट हुआ था, यूएस में। जीडीपी कितने से फेल डाउन कर गई थी, 15% से। और इसका जो मेन रीजन था वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कहा किसने, जॉन मेनार्ड केन्स ने। क्या बताया कि लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इसका मेन रीजन था इस आपके पास में मंदी का, डिप्रेशन का। फिर आईटी बबल की बात करी थी 2000 के अंदर, कि इस टाइम पर लोगों को लग रहा था कि काफी अच्छा स्कोप है, नया नया कंप्यूटर आया था, नया नया आपके पास में ये आईटी फैसिलिटीज आई थी। तो ऑब्वियसली जब कोई नई चीज आती है तो लोगों का पॉजिटिव एक रहता है कि अच्छा ये चीज तो काफी चलेगी। तो वही चीज इनके रिगार्डिंग था, तो जो भी कंपनीज ने अपने नाम में डॉट कॉम या ई कंपनीज लगाया, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड लगा लिया, उन्हीं की कंपनीज के प्राइसेस काफी बढ़ गए। और ये देखकर इन्होंने क्या किया, काफी खर्चा बढ़ा दिया अपने, और ऐसे ही खर्च करते रहे, एक्सपेंशन इसी तरीके से करते रहे, जो जरूरत नहीं थी वहां खर्चे करते रहे। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, इनके पास कंपनीज को बंद करना पड़ा, इतने खर्चे बढ़ा लिए। फिर हमने कहा कि ये रिसेंट एग्जांपल ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9 में, बहुत मंदी थी उस टाइम पर भी, ये भी यूएस से ही स्टार्ट हुई थी। और फिर आज के टाइम में तो कोरोना पेंडेमिक 2019, कोरोना पेंडेमिक 2019 की बात कर ली। हमने कहा फीचर्स क्या हैं बिजनेस साइकिल के, तो बिजनेस साइकिल में क्या फीचर्स हैं कि ये ड्यूरेशन में, इंटेंसिटी में डिफर करती है। हो सकता है एक बिजनेस साइकिल 5 साल में एंड हो जाए, हो सकता है एक 15 साल चल जाए, इट डिपेंड्स। उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, हो सकता है बहुत सीवियर हो, तेजी है इतनी जबरदस्त तेजी हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत तेजी आती है एकदम से, कई बार तेजी आती है, कई बार बहुत मंदी आती है, दोनों ही सिचुएशन इंटेंसिटी बहुत होती है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि मंदी है तो अब मार्केट में तेजी भी उतने ही हिसाब से आएगी, जब मंदी ज्यादा होती है तो तेजी भी आती है फिर।
क्योंकि कब तक डिमांड रुकी रहेगी, डिमांड आपके पास में प्लस तो होगी होगी। बिजनेस साइकिल्स अक्कर पीरियडिकली, डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, ड्यूरेशन जो है वो वेरी करेगा, इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगी। फेजेज आपके पास 4 होते हैं, एक्सपेंशन, पहले एक्सपेंशन होगा, देन पीक, देन कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन एंड देन ट्रफ या डिप्रेशन। जनरली ये कहां पर ओरिजिनेट होती है? जहां गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होगी, सोशलिज्म, वहां पे नहीं होंगी जनरेट। जनरली कहां पे जनरेट होती है आपके पास में? फ्री मार्केट इकोनॉमीज में। ये भी क्वेश्चन था आपके पास। लेंथ बिजनेस साइकिल की डेफिनेट नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा। परवेसिव एज वेल, इवन ये हर जगह बिजनेस साइकिल्स आपके पास में हर जगह हर कंट्री में मिलेंगी आपको चलती हुई। हमने कहा कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रीज, ड्यूरेबल, सबको अफेक्ट करती हैं, ऑल सेक्टर्स। लेकिन ज्यादा किसको अफेक्ट करती हैं आपके पास में? ज्यादा किसको अफेक्ट करेंगी? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ये भी क्वेश्चन था, डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट किसको ज्यादा करती है? क्योंकि आपके पास में कैपिटल गुड्स में होगा, आपके पास में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। रीजन क्या है? क्योंकि यही चीज महंगी होती है, और जब तेजी मंदी आती है या तेजी आती है तो इन्हीं से ही आपके पास, जैसे एक्सपेंशन होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जब डिप्रेशन होगा तो उस केस में इनकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। सेम वे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कार है आपके पास में, एसी है, ये सब चीजें क्या होती हैं आपके पास में? जब इनकम अच्छी होती है, तेजी होती है तो खरीद लेते हैं, नहीं तो हम इनकी डिमांड को अवॉइड करते हैं। बट नेसेसिटीज क्या होंगी? ये तो ऑलवेज आपको खरीदनी पड़ेंगे, भले ही आपके पास प्राइस कुछ भी हो। तो वो सब चीजें, क्या बिजनेस साइकिल्स में यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नहीं, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस साइकिल्स आर कॉन्टिजियस एंड आर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पर होती हैं। एक इस कंट्री के एक सेक्टर से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे एक कंट्री में उसका इफेक्ट आता है, और फिर एक कंट्री से आपके पास में दूसरी कंट्री में, क्योंकि आपस में सारी कंट्रीज कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, किससे? ट्रेड रिलेशंस की हेल्प से। बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। फिर पढ़े कोजेस। कोजेस कितने पढ़े आपने? 2 तरीके के पढ़े, कुछ इंटरनल कोजेस या कुछ एक्सटर्नल कोजेस। इंटरनल कोजेस 6 पढ़े थे, एक्सटर्नल कोजेस 5 पढ़े आपने। तो इंटरनल कोजेस में 6 थे। इंटरनल को इंडोजीनस कहते हैं आपके पास में, और एक्सटर्नल को एक्सोजीनस कहते हैं आपके पास में। इंटरनल में 6 कौन कौन से थे? सबसे पहले फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। फ्लक्चुएशन ये आपने वो याद किया था, AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, तो वहां से आपको समझ में आ गया था। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, C हो गया आपके पास में कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात कर ली। I में आपने कहा था फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। फिर आपने कहा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फ्लक्चुएशंस इन दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। 3 तो यही पढ़े। इसके बाद आपने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी आ गया। उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा, और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ा। यही पढ़े थे आपने, टोटल 6। तो आपके पास फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, किसने कहा कि बिजनेस साइकिल इफेक्टिव डिमांड में चेंज होने की वजह से होती है? केन्स ने कहा, ये हमने बात करी। अगर एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्सपेंशन। अगर एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कम होगी तो क्या होगा आपके पास? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर यहां तक? ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आएगा आपके पास तो क्या डिमांड में भी चेंज हो जाएगा? यस। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपके पास में एक्सपेंशन होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कब बढ़ती है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो आपके पास? कम, इज लो इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने खर्चे को मैनेज कर कर क्या एग्रीगेट डिमांड को कम ज्यादा कर सकती है? यस। तो वो अपने अगर उसमें वेरिएशन आ रही है तो वो भी होगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज है। मनी सप्लाई की बात करी तो मनी सप्लाई के अंदर आ गया होटरे। होटरे ने क्या कहा कि ये जो बिजनेस साइकिल है वो क्या है? प्योरली एक मॉनेटरी फिनोमिना है, प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। सिर्फ पैसे की वजह से, मनी सप्लाई की वजह से ही होती है आपके पास में ये अक्कर। अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो क्या होगा? एक्सपेंशन, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, एक्सपेंशन। डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इनिशिएट रिसेशन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में पीगू की बात करी आपने, तो पीगू क्या कहता था कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कि दिमाग हमारा कैसा है, हमारी सोच कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक है या पैसिमिस्टिक है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो आपके पास एक्सपेंशन होगा, अगर हम पैसिमिस्टिक हैं तो आपके पास में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर एक्सपेंशनरी फेज, पैसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमने कहा था स्कम्पीटर
इनोवेशन थ्योरी। स्कम्पीटर इनोवेशन थ्योरी किसने दी? स्कम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दी। इसने कहा कि जो बिजनेस साइकिल है वो इनोवेशंस की वजह से आती है, तो इन्होंने कहा दिस इज अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस। और एक थ्योरी और पढ़ी, कॉबवेब थ्योरी, जो कि किसने दी? निकोलस कार्डर ने। निकोलस कार्डर ने क्या कहा? आज के जो प्राइसेस हैं वो फ्यूचर में जो प्रोडक्शन होगा एक पर्टिकुलर डेट पर उसको अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। कॉबवेब थ्योरी बाय निकोलस कार्डर दैट प्रेजेंट प्राइस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। फिर एक्सटर्नल कोजेस पढ़े। एक्सटर्नल कोजेस में टोटल थे 5। कितने थे? 5 कोजेस पढ़े आपने। पहला पढ़ा वॉर्स। ये वॉर हमारे हाथ में नहीं है, तो अगर वॉर के टाइम पर क्या होता है आपके पास में सारी चीजें, प्रोडक्शन आपके पास में कम हो जाएगा, फॉल इन प्रोडक्शन कॉजेज फॉल इन इनकम, प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, जब वार हो चुका होगा उसके बाद दोबारा से हम बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वार के अंदर लड़ाई होती है, आपने देख ही लिया यूक्रेन में, तो उसके बाद दोबारा से जब ये रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को सारी चीजों को दोबारा से डेवलप करने के लिए। तो हमने कहा पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा? एक्सपेंशन, हर चीज की डिमांड वापस से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम गो अप। फिर हमने कहा टेक्नोलॉजी शॉक्स, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, जैसे वेदर साइकिल्स, कभी बहुत अच्छा हो सकता है, कभी बहुत खराब हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाए आपके पास रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से, सोचो आप पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगी? कम। सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी हम कम करेंगे, तो लेसर सेविंग्स होंगी और उस केस में लेसर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 5 फैक्टर कौन कौन से थे? वार, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक्स, नेचुरल फैक्टर्स एंड लास्ट आपके पास में दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर यहां तक? और इसमें अपने कुछ पढ़ा नहीं। हमने कहा बिजनेस साइकिल्स डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली, ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली किसको करते हैं? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को। फिर हमने एक पॉइंट यहां पढ़ा, जो बिजनेस जिनकी जो फॉर्च्यून है, जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी के साथ लिंक्ड है। जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी, तो ये बिजनेस भी ग्रो करेंगे। ऐसे बिजनेसेस को क्या कहते हैं हम? दैट इज साइक्लिकल बिजनेस। और इनके अपोजिट चलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? काउंटर साइक्लिकल बिजनेस। क्या आएगा? यहां पर नहीं है बट ये क्वेश्चन बनता है, जो कि बाद में आपको करवाऊंगा। इसमें साइक्लिकल बिजनेस के एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। फैशन रिटेलर्स, फैशन रिटेलर साइक्लिकल बिजनेस है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, हाउस बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स, एडवर्टाइजिंग, ओवरसीज टूर ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स, ये सब आपके पास में इनका जो फॉर्च्यून है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चलता है। ये बिजनेस का ग्रोथ भी बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक्ड है, इस वजह से इसको हम कहते हैं साइक्लिकल बिजनेस। तो चैप्टर आपका ओवर हुआ। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। द टर्म बिजनेस साइकिल्स रेफर्स टू, मतलब क्या हो? फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक, रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बाकी कुछ आएगा ही नहीं इसमें। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, ये इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ा था। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो डिक्लाइन की बात हो रही है तो हम नॉर्मल उस फेज को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपने बात कर ली। ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन, बताओ कब? जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर होती है, हिट्स इट्स लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट बिजनेस साइकिल का क्या होता है? ट्रफ या डिप्रेशन बोलते हैं उसको अपन। फिर हमने कहा लीडिंग इंडिकेटर इज, लीडिंग इंडिकेटर जो पहले एडवांस में बता दिया, वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर, बाद में हो, दैट इज लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग वेरिएबल। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, तो हमने कहा था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, देख सकते हैं आप। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बताओ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन फेज आएगी आपके पास में, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। और जब डिमांड आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमने पढ़ रखा है कि शिफ्ट और मूवमेंट, मूवमेंट तब होती है जब खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से, और उसके अलावा कोई फैक्टर में चेंज होगा तो क्या बोलते हैं उसको? अपन शिफ्ट बोलते हैं। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है यहां तक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्या अकर नहीं होगा? तो आप देखो जरा, कंज्यूमर परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज, यस। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है, डिमांड फॉर लेबर राइजेस, यस। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड टू राइज, सब कुछ होगा, इसका मतलब नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टिपिकल बिजनेस साइकिल,
तो हमने कहा था इकोनॉमिक एक्सपेंशंस के बाद क्या आता है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, तो इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस। ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बताओ रिसेशन में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ज्यादा होता है, राइज होता है, और आपके पास में आउटपुट फॉल करता है, तो राइज एंड फॉल्स। द फोर फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल आर एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, फोरकास्ट के लिए यूज करते हैं, बाकी आप देख लो इसमें मिलेगा नहीं आपको। मैंने एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज है ये। Peaks and troughs of the business cycle are known collectively as turning points of the business cycle. The most probable outcome of increase in money supply. हाँ, वो तो उसको करेक्ट करने के लिए करते हैं मनी सप्लाई को। अगर आपके पास में डिमांड नहीं है, मंदी है, तो फिर हम उसको वापस रिवाइव कराने के लिए, उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं। आप इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, बोथ वेज। आप ये कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूं, लेकिन इसका मेन क्या पूछा है इन्होंने, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो हाँ, मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तब भी आपके पास में इंटरेस्ट रेट फॉल ही करेगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है ना, आप कंपेरिजन, डिमांड तो उतनी है, सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट तो फॉल ही करेगा ना। आप वैसे सोचो एक बार, वो भी समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन 2 पॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपके पास यहाँ पर है कि मनी सप्लाई जब आपके पास बढ़ेगी तो डिमांड तो मनी की तो उतनी थी पहले भी, अब आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट क्या होगा। और हमेशा मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी हमें इंटरेस्ट रेट को फॉलो ही करना पड़ेगा। सोचो आप, अब आप सोच रहे हो बाद की बात कि सर मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो उससे भी सप्लाई बढ़ गई ना, मनी ज्यादा हो गया इकोनॉमी में, उसकी डिमांड उतनी नहीं है, तो कंपेरेटिवली तब भी प्राइस क्या आएगा, डाउन ही आएगा। आप सोचने का नजरिया थोड़ा सा, तो ये याद तो आपको करना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल्स क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज नहीं होते। इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, इनको छोड़कर बाकी सबको करते हैं आपके पास। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट्स। रिसेशन में क्या होगा आपके पास, ये नहीं होगा, एक्सेप्ट बोला था ना रिसेशन के अंदर, एक्सेप्ट इसको छोड़कर। तो फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये होता है। वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, इनकम्स उनकी डिक्लाइन होती है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एडवर्सली अफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करना चाहता है। और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट्स। द डिफरेंट फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, the different phases of business cycle do not have the same length and severity. Intensity इनकी अलग अलग होती है, similarities नहीं होती है। Which of the following is not example of coincident? तो रिटेल सेल्स था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इन्फ्लेशन था, न्यू ऑर्डर जो है वो किसका है, लीडिंग का है। अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल्स अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन, इस कंप्यूटर इनोवेशन थ्योरी, तो इस कंप्यूटर आ गया। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर a one stroke solution to check the phase of economy, no indicator showing the moment, some activities which predict the direction of ये इकोनॉमी, हमने पॉइंट पढ़ लिया था। विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो पहले से हमें जानने के लिए तीनों ही चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ये भी क्वेश्चन हमने मार्क किया था, इस केस में लीडिंग को ही नहीं कह सकते, तीनों को कहेंगे अपन। फिर हमने कहा बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। व्हाट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पर आपके पास में ज्यादातर जो एसेट्स हैं वो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर एसेट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर, बिजनेस को ज्यादा अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अकॉर्डिंग टू केन्स, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, केन्स के अकॉर्डिंग जो आपके पास फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन। केन्स ने क्या कहा था कि इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे कौन सा, इंटरनल या एक्सटर्नल, बताओ? इंटरनल है। दिस इज ऑल ऑफ द अबव। और इसी के साथ यहां से आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंटरनल थे ना तीनों के तीनों ही, 6 थे ना आपके पास इंटरनल कोजेज और एक्सटर्नल कोजेज में। इंटरनल में 6 थे, एक्सटर्नल में 5। इंटरनल में आपके पास 6 कौन कौन से थे बताओगे? सबसे पहले फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशंस इन आपके पास में इन्वेस्टमेंट,
फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट या वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, और आपके पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। 4-5 नाम याद करे थे। केन्स ने कहा था एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड में चेंज होने की वजह से। स्कम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दी। कॉबवेब थ्योरी निकोलस कार्डर ने दी। और उसने कहा था कि जो आज के प्राइस है वो फ्यूचर डेट की प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं। पीगू ने कहा आपके पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक की बात करी थी। तो ये सारे अपन ने पढ़ लिया। होटरे ने प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना बताया। तो ये सारी चीजें हो गई। बताओ यहाँ तक क्लियर? चलिए, तो भाई इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।